गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वन डे एस्पिरेंट पे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस प्रोग्राम में हम लोग महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन खबरों को हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम कैसे इनको हल करेंगे। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस कार्यक्रम में सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय यानी गर्ल्स हॉस्टल की नींव रखी है? तो आपका ऑप्शन है नई दिल्ली संसद भवन, डिजिटल यूनिवर्सिटी कैंपस मुंबई, अहमदाबाद गुजरात या राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद के गुजरात में। अहमदाबाद के गुजरात में अभी फेज 2 कन्या छात्रालय की नींव रखी गई है। इसके पहले फेज 1 भी वहीं पर था। फेज 1 में क्या था, छात्र और छात्राओं दोनों के लिए यह सुविधा थी। और जो फेज 2 है इसमें केवल छात्राओं के लिए सुविधा दी गई है कि वह पढ़ सके, अपने कौशल को दिखा सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कन्या छात्रालय की नींव रखी। इसका उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा व आवास की बेहतर सुविधा देना है। सरदार धाम अहमदाबाद गुजरात में स्थित एक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थान है। इसका उद्देश्य युवाओं, विशेषकर छात्राओं को शिक्षा, कौशल और आवास की बेहतर सुविधा देना है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है, आपको याद रखना है। फेज 1 में छात्र और छात्राओं, हमने अभी बताया छात्र और छात्राओं दोनों के लिए छात्रावास और शैक्षिक सुविधाएं विकसित की गई थी। लेकिन फेज 2 के तहत विशेष रूप से गर्ल्स को यह गर्ल्स के लिए यह निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 25 अगस्त 2025 को इसका शिलान्यास किया है। कब? 25 अगस्त 2025 को। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है 25 अगस्त 2025 को गुजरात में कौन से छात्रालय की नींव रखी या किसके तहत रखी गई? तो फेज 2। अगर इसकी पहल की बात करें या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यह एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीएसटी दरों को संशोधित करना, पीएम सीएम और मंत्रियों को 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाने का प्रावधान, चुनाव आयोग का पुनर्गठन या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। 130वां संवैधानिक संशोधन अभी जो चर्चा में है फिलहाल में, इसमें क्या हुआ है, अगर किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को किसी भी कारण से अगर उन्हें जेल जाना पड़ा हो या अन्य तरीकों से कोई कार्यवाही की गई हो जो कि 30 दिन से ऊपर हो जाएगा। कितने दिन? अगर 30 दिन से ऊपर हो जाएगा तो उन्हें स्वतः अपने पद से हटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने पद से हटना पड़ेगा, यानी उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा। उद्देश्य इसका क्या है? भारत में कई बार ऐसा हुआ कि उच्च संवैधानिक पदों जैसे क्या क्या है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य कोई मंत्री पर बैठे लोग गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए या जेल गए, तब भी कानूनी तौर पर वह अपने पद पर बने रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर 30 दिन से अधिक वह जेल में जाते हैं या उन पर कोई भी तरीके का आरोप लगा होगा तो वह अपने पद से अब हट जाएंगे। यह प्रावधान है। इस संशोधन का प्रस्ताव यह कहता है यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री 5 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन, कितने दिन? 30 दिन से अधिक जेल में रहते हैं, उन्हें अपने पद से स्वतः हटना पड़ेगा। ठीक है। भ्रष्टाचार या आपराधिक मामलों में फंसे नेताओं को तुरंत पद से हटाना ताकि जनता का भरोसा बना रहे। यह कदम राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। संविधान कहता है सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानकों को सर्वोच्च रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित 660 मेगावाट एमडब्ल्यू मेगावाट पावर परियोजना कहाँ स्थित है और इसकी लागत क्या है? अभी हाल ही में आपको बता दें, हाल ही में बिहार में, कहाँ पे? बिहार में
थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसका कुल लागत की अगर बात करें, कुल लागत जो है 6,880 करोड़ रुपए लगभग है। 6,880 करोड़ रुपए। ठीक है। बिहार में कहाँ लगाया जा रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं, गया में, बक्सर में, पटना में या मुजफ्फरपुर में। तो बिहार के सभी, ये सब बिहार में ही है। बिहार में बक्सर जिले में। कहाँ पे? बिहार के बक्सर जिले में यह परियोजना लगाया जा रहा है। ठीक है। आइए इसमें देखते हैं। यह 660 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना बक्सर में है, जिसकी लागत 6,880 करोड़ रुपए है। ये इम्पॉर्टेंट है। परियोजना का नाम अगर कोई पूछेगा, परियोजना का नाम आप बताएंगे बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। स्थान की बात करेगा, स्थान में बिहार है। बिहार में भी कहाँ पे है? बिहार में बक्सर जिले में है। कहाँ पे है? बक्सर जिले में। ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्षमता जो है कितना है? 660 मेगावाट। लागत हमने बता ही दिया। इसका महत्व क्या है? ऊर्जा आपूर्ति में सुधार। यह थर्मल पावर प्लांट बिहार और आसपास के राज्यों में बिजली जरूरत को पूरा करने में योगदान देगा। उद्योग, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लाभ होगा। बिहार में लगातार बिजली की कमी बनी रहती है, जिसको आपूर्ति कम करेगा। रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ने का मतलब क्या है? इस प्रोजेक्ट के निर्माण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहने का मतलब यह है, इस प्रोजेक्ट से कई तरीके से लाभ होगा, जिससे कि रोजगार बढ़ेगा, उद्योगों की बढ़ोतरी होगी, जिसमें लोगों को और रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है WHO, AIBD, यूनेस्को और यूनिसेफ। WHO की बात करें, यह होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय है जेनेवा। जेनेवा। अगर कुल सदस्य देश की बात करें, भारत सहित 194 देश इसमें शामिल हैं। जेनेवा क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। AIBD इन एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय इसका कुआलालंपुर। कहाँ पर? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर क्या है? मलेशिया की राजधानी है। यूनेस्को की बात करें, ये होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय है पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय, ऐसा कुछ है थोड़ा से। हाँ, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। यूनिसेफ, इसका जो मुख्यालय है, इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। अगर स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है, भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AIBD। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन व्याख्या देख लेते हैं। AIBD एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1977 में यूनेस्को और ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के सहयोग से हुआ था। मुख्यालय कुआलालंपुर है, जो कि मलेशिया की राजधानी है। अगस्त 2025 में थाईलैंड के फुकेत में हुए 23वें AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस में भारत को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता जुलाई 2025 तक कितनी हो गई है?
ऑप्शन 119.02 गीगावाट, 150 गीगावाट, 233.99 गीगावाट, या ऑप्शन डी है 300 गीगावाट। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 233.99 गीगावाट। इसमें जो कुल सौर ऊर्जा क्षमता है उसका 50%, लगभग लगभग 50% क्षमता जो है वह सौर ऊर्जा से मिलता है। किससे? सौर ऊर्जा का है। किसका है? सौर ऊर्जा का लगभग 50% क्षमता है, जिसमें लगभग 119.02 गीगावाट ऊर्जा सम्मिलित है। ठीक है, बाकी जो 50% ऊर्जा मिलता है वह अन्य माध्यमों से मिलता है। ठीक है, देखते हैं। इसमें से केवल सौर ऊर्जा क्षमता ही 119.02 गीगावाट है, और यह कुल विद्युत ऊर्जा का, किसका? कुल विद्युत ऊर्जा क्षमता का लगभग 50% है, ये ध्यान रखिएगा। कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 233.99 गीगावाट है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो पावर, हाइड्रो ऊर्जा इत्यादि सभी शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण क्यों है? ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, यानी आयातित तेल और गैस पर निर्भरता कम होगी। लाभ होगा इससे, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी होगी। इस तरह से अन्य लाभ मिलेंगे। आर्थिक अवसर प्रदान होंगे, जैसे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वहाँ की आर्थिक स्थिति भी सुधार होगी, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगी। इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए भारत अपने आप को, खुद को क्या बनाया? वैश्विक नेतृत्व करने का दर्जा प्राप्त किया है, यानी वैश्विक नेता खुद को बनाया है। अगला है, बिहार में डोमिसाइल नीति में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है? 30%, 8%, 35%, इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में बिहार में कैबिनेट ने एक नीति लागू किया है, या एक नीति को मंजूरी दिया है, जिसमें बिहार की महिलाओं को कुल कितना % आरक्षण दिया जा रहा है? 35% आरक्षण दिया जा रहा है। अगर यहीं पे बात करें 2016 के पहले, कब? 2016 के पहले बात करें तो यहाँ पर अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं, अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको भी 35% का आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो हाल ही में अभी डोमिसाइल नीति लागू हुआ है उसमें केवल महिलाओं को, बिहार के महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, जुलाई 2025 यानी 8 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट ने 35% आरक्षण केवल बिहार की महिलाओं तक सीमित करने वाली डोमिसाइल नीति को मंजूरी दिया। ठीक है, 2016 के पहले बिहार के अलावा अन्य राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन अब बिहार की महिलाओं के लिए लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ई वोटिंग शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है? बिहार है। बिहार में ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य है। बिहार ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने सीडी डैक द्वारा ई वोटिंग, SEBHR सहित 2 मोबाइल एप्लीकेशन और अन्य ऐप के माध्यम से शहरी निकाय में डिजिटल वोटिंग की शुरुआत की। ठीक है, हाल ही में बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में चंपारण सत्याग्रह बनाए जाने की घोषणा की है? तो अभी जो बिहार सरकार ने 3 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में चंपारण सत्याग्रह बनाए जाने की घोषणा की है, वह कितना है? कुल 3 जिलों में। कितने जिलों में? 3 जिलों में चंपारण सत्याग्रह बनाए जाने की घोषणा की है। उसमें कौन कौन सा? मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर है, पश्चिमी चंपारण है, और एक है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, ये 3 जिले जो हैं जिसमें अ, उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं जिसमें चंपारण सत्याग्रह बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े स्वच्छ शहरों में प्रथम स्थान किसका है? अगर इसके पहले की बात करें तो इसके पहले जो इंदौर था, कौन था? इंदौर था। इंदौर लगातार स्वच्छता की श्रेणी में बना रहा है, सबसे नंबर 1 पे स्वच्छता की श्रेणी में बना रहा है। लेकिन अब क्या है, अब जो गुजरात है, गुजरात में एक जगह है, गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद। क्या है?
अहमदाबाद यह स्वच्छता की श्रेणी में सबसे नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है। भारत सरकार के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 कब का डाटा है? 2024-25 के तहत अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद सबसे बड़ा स्वच्छ शहर बन गया है। सुपर स्वच्छ लीग क्या है? मिलियन प्लस कैटेगरी में, जिसमें 23 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें क्या क्या है? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा, ये सब क्या है? प्रमुख शहर हैं जो निरंतर स्वच्छता की श्रेणी में लगातार बने हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क बताया गया? लॉजिस्टिक का अर्थ जो होता है वह होता है डाक एवं पार्सल वितरण। डाक एवं पार्सल वितरण। लॉजिस्टिक का मतलब कहने का अर्थ है, जैसे आप कोई ऑर्डर कर रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या अन्य माध्यमों से आ रहा है, डाक के द्वारा कुछ ऑर्डर आ रहा है, वही क्या है? लॉजिस्टिक है। इसमें क्या है? सबसे बड़ा लॉजिस्टिक क्या है? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे तो है, लेकिन यह किस में है? परिवहन में है। किस में है? परिवहन के माध्यम में सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है। इंडिया पोस्ट, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया पोस्ट जो है भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क बन गया है, जिसमें लगभग 1.64 लाख डाकघर हैं। क्या है? इतने डाकघर हैं। डीटीडीसी अभी एक कुरियर कंपनी ही है, लेकिन यह क्या है? निजी कुरियर कंपनी है। क्या है? निजी कुरियर कंपनी है। ब्लू डार्ट की बात करें, यह भी एक निजी कुरियर कंपनी है। यह भी एक निजी कुरियर कंपनी है, जो ज़्यादातर कहाँ पे है? शहरों में सक्रिय है। कहाँ पे? शहरों में सक्रिय है, गांव में इसका विकास अभी कम है। ठीक है। लॉजिस्टिक का अर्थ डाक और पार्सल वितरण, वही चीज़ है जो हमने बता दिया। आगे चलते हैं। भारत का पहला एआई कैंपस स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की गई है? जो एआई कैंपस स्थापित करने की घोषणा की गई है वह आंध्र प्रदेश में की गई है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में की गई है। आंध्र प्रदेश में ही अगर बात करें तो अमरावती में। जन सुरक्षा राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? क्या? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जन सुरक्षा राष्ट्रव्यापी अभियान आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो जन सुरक्षा राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत गुजरात के गांधीनगर से की गई है। कहाँ से? गुजरात के गांधीनगर से की गई है। गुजरात के गांधीनगर से की गई है। अगर आपको बता दें, जन सुरक्षा राष्ट्रव्यापी अभियान यह कोई अभियान नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ये कोई अभियान इसलिए नहीं है, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है? यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से अन्य बीमाओं का लाभ नागरिकों को पहुंचाने का इसका मुख्य उद्देश्य है। कैसे? जैसे अगर आप बात कर लें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सबको लाभ पहुंचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई, इसीलिए यह अभियान महत्वपूर्ण हो जा रहा है। जन सुरक्षा राष्ट्रव्यापी अभियान कोई योजना नहीं, बल्कि यह भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे वित्तीय सेवा विभाग, कौन? वित्त मंत्रालय ने शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जो है, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आम नागरिकों को विभिन्न सामाजिक बीमा योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इन योजनाओं में कई बीमा योजना आ जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया। ये सब बीमाओं का लाभ नागरिकों को देना है। हाल ही में खबरों में रहा एडफाल्सी वैक्स टीका किस रोग से संबंधित है? मलेरिया, पोलियो, खसरा या ट्रेकोमा? तो जो एडफाल्सी वैक्स टीका है अभी चर्चा में रहा है, यह मलेरिया के लिए प्रसिद्ध है, यानी मलेरिया से संबंधित है। मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया एनाफिलीज एक मच्छर होता है। एनाफिलीज एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा या उन मच्छर के काटने से मलेरिया का अत्यधिक प्रसार होता है। इसमें थोड़ा देख, मलेशिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, जिसका प्रसार एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा
होता है। हाल ही मलेरिया के लिए 2 वैक्सीन चर्चा में रहा है, RTS मॉस्किरिक्स और R21 मैट्रिक्स। ठीक है, यह रहा टोटल आपका प्रश्न जो कि हमने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए किया है। आगे नए प्रश्नों के साथ अगले दिन हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।